हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड ग्राउंड के मंच पर पहुंच चुके हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। पूरा ब्रिगेड ग्राउंड इस वक्त खचाखच भरा है। लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का, और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी मोदी हाथ ताली दिए, मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की दुई हाथ तुले, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री आमादेर माझे पहुंचे गेছেন। माननीय प्रधानमंत्रीকে জোরে হাততালি দিয়ে একবার স্বাগত জানাবেন। সবাই মিলে বাংলা দেখাক, বাংলা পথ দেখাবে। নরেন্দ্র মোদীজিকে স্বাগত জানাবেন হাততালি দিয়ে। বাংলা মোদীকে চাই, জোরে হাততালি দেবেন। এইবার আমি আমাদের সম্মানীয় রাজ্য সভাপতি শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করব উত্তরীয় দিয়ে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে স্বাগত জানানোর জন্য। আমি এরপরে অনুরোধ করব আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলার সত্যিকারের গর্ব মহাগুরু শ্রী মিঠুন চক্রবর্তীকে অনুরোধ করব উত্তরীয় দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য। জোরে হাততালি দেবেন। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की এইবার আমরা মূল প্রোগ্রামে চলে যাব। আমাদের আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব আমাদেরকে সামনে থেকে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, যিনি লড়াইয়ের ভাষা শিখিয়েছেন এই বাংলার বিজেপিকে, আমাদের রাজ্য সভাপতি সম্মানীয় শ্রী দিলীপ ঘোষ। দিলীপ তাকে জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। বন্ধুগণ, আপনারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন সম্মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনার জন্য। আমরা প্রত্যেকদিন ভাষণ দিই, সেই জন্য ভাষণ দিতে আমি আসিনি। আমাদের প্রতি তার যে প্রেম আর ভালোবাসা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী, प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद हैं। मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात हो चुकी है। बस कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, 15 लाख का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन जो भीड़ है वो बता रही कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। कुछ अंदाजा लग पा रहा है कितने लोग होंगे इस वक्त वहां पर? 2 বছর আগে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। देखिए हुसैन, यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया है। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी तो पैर रखने की जगह नहीं थी, और अभी फिलहाल यहाँ हालत ये है कि जितने लोग ब्रिगेड मैदान में मौजूद हैं उससे कई ज्यादा लोग लगातार इस मैदान में आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ब्रिगेड मैदान ऐसा लगभग एक नहीं 2 से 3 मैदान है तो भी छोटे पड़ जाएंगे। और ये भी एक चीज हुसैन मैं बता दूं, यहाँ के ब्रिगेड मैदान के लिए कहा जाता है कि जिस ब्रिगेड जिसका पश्चिम बंगाल भी उसी का, और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आज की रैली के बाद एक पश्चिम बंगाल की सियासत की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रैली कर रहे हैं। उनको सुनने के लिए सिर्फ पश्चिम बंगाल के कोने कोने से लोग आए हैं। और मैं सिर्फ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए अभी भी जो लोगों का आना है वो लगातार जारी है और तमाम बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं।
ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं है और पूरा ब्रिगेड ठसाठस भर चुका है। लोग बार बार यही कह रहे हैं कि जय श्री राम नारा हम लगा रहे हैं और ऐसा एक ब्रिगेड ग्राउंड नहीं बल्कि कोलकाता में अगर 3 ब्रिगेड ग्राउंड पर आ जाएं तो भी वो छोटे पड़ जाएंगे। और अभी भी आप भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है, कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं। जय श्री राम का नारा प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर आ गया है, मंच पर आ गए हैं और अब आप देखिए अभी मनीष, अब आपको हम रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री अब खुद संबोधन के लिए जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पश्चिम बंगाल के, कोलकाता के बहनों और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। राजनीतिक जीवन में सैकड़ों रैलियों को संबोधन करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन इतने बड़े लंबे कार्यकाल में मैंने कभी इतने बड़े विशाल जनसमूह का हमें आशीर्वाद मिला हो, ऐसा दृश्य मुझे आज देखने को मिला। जब मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, मैदान में तो जगह नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैं देख रहा था सारे रास्ते इतने भरे पड़े हैं, लोग भागते हुए इधर की तरफ चल रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि वो पहुंच पाएंगे। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको सादर फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। बंगाल की इस धरती ने हमारे संस्कारों को ऊर्जा दी है। बंगाल की इस धरती ने भारत की आजादी के आंदोलन में नए प्राण फूंके। बंगाल की इस धरती ने ज्ञान विज्ञान में भारत का गौरव बढ़ाया है। बंगाल से निकले महान व्यक्तित्वों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया है। बंगाल की इस धरती ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए बलिदान देने वाले महान सपूत हमें दिया। ऐसी पावन मिट्टी को मैं अनेक अनेक बार नमन करता हूं। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड पर मुझे फिर एक बार आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है।
ब्रिगेड ग्राउंड के आसपास एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी का जन्म स्थान है, दूसरी तरफ नेताजी सुभाष बाबू का निवास स्थान है, एक तरफ महर्षि श्री अरविंदो का जन्म स्थान है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान है। ये कोलकाता, बंगाल और पूरे भारत की बहुत बड़ी प्रेरणा स्थली है। बीते दशकों में ब्रिगेड ग्राउंड में अनेकों बार ये नारा गूंजा है, ब्रिगेड चलो। सुना है ना, ब्रिगेड चलो। इस ग्राउंड ने अनेक देशभक्तों को देखा है, लेकिन ये ग्राउंड बंगाल के विकास में रोड़ा अटकाने वालों का भी गवाह रहा है। बंगाल की भूमि को 24 घंटे हड़ताल और बंद में झोंक देने वालों की नीतियां और साजिशें भी इस ग्राउंड ने देखी है। इन लोगों ने बंगाल की इस महान भूमि का जो हाल किया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बंगाल के लोगों ने सहा है, बर्दाश्त किया है। लेकिन ये बंगाल के लोगों की महानता है, ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। आज जो ये जनसागर मौजूद है, वो इस उम्मीद की, इस हौसले की जीती जागती तस्वीर है। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। मैं देख रहा हूं इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है, और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। आज भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए लाखों लोगों का यहां आना, लाखों लोगों का पूरे प्रदेश भर में निरंतर आशीर्वाद बनाए रखना, सामान्य मानवी हो,
बंगाल के बौद्धिक जन हो, कला जगत के लोग हो, सभी अपना प्रेम, अपने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। सबके दिल में एक ही इच्छा है, हमारा बंगाल विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। भाइयों बहनों, पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, भारत माता के इस जयकारे की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। यहां आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन। मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। विश्वास बंगाल के विकास का, विश्वास बंगाल में स्थितियों को बदलने का, विश्वास बंगाल में निवेश बढ़ाने का, उद्योग बढ़ाने का, विश्वास बंगाल के पुनर्निर्माण का, विश्वास बंगाल की संस्कृति और यहां की परंपराओं की रक्षा का। मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां के किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, यहां की बहनों बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे। हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। हम पल पल आपके लिए जिएंगे। हम पल पल आपके सपनों के लिए जिएंगे। ये विश्वास दिलाने में आया हूं। हम आपकी सेवा करेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे। आपका दिल सिर्फ चुनाव में नहीं, हर पल आपका दिल जीतते रहेंगे। अपने काम के द्वारा, सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, उसकी नीति, उसके निर्णयों में बंगाल के लोगों का हित ये सुप्रीम होगा। बंगाल के लोगों का हित ये सर्वोपरि होगा। यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी,
आशोल परिवर्तन का मंत्र उसकी प्रेरणा होगा, उसके परिश्रम का आधार होगा। आशोल परिवर्तन का मतलब, आशोल परिवर्तन का मतलब ऐसा बंगाल जहां युवाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां व्यापार और कारोबार फले फूले, जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी। उत्तर बंगाल हो या दक्षिण बंगाल हो, पश्चिमांचल हो या जंगल महल, आदिवासी हो या दलित, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो या हमारे शरणार्थी भाई बहन, सभी पर एक बराबर ध्यान दिया जाएगा। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शासन का मंत्र होगा। जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं। जहां घुसपैठ को रोका जाएगा, घुसपैठियों को रोका जाएगा। साथियों, गुलामी का इतना बड़ा कालखंड भी बंगाल की क्षमता, बंगाल के सामर्थ्य को कम नहीं कर सका था। आजादी के इन 75 वर्षों में बंगाल ने जो खोया है, बंगाल से जो छीना गया है, वो मुझसे ज्यादा आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। आज हम इस संकल्प के साथ भी आपके सामने आए हैं कि जो भी बंगाल से छीना गया है, भाइयों बहनों मेरे शब्द लिख रखिए, जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो बंगाल एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। देश की तरह ही बंगाल के विकास के लिए भी अगले 25 साल बहुत अहम है। इन 25 वर्षों की शुरुआत का पहला पड़ाव ये विधानसभा चुनाव है। अगले 5 वर्षों में बंगाल का विकास अगले 25 वर्षों के विकास का आधार बनाएगा। इसलिए इस बार आप सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देंगे,
लेकिन बंगाल को बनाने के लिए, बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वोट डालेंगे। जब 2047 में 25 साल के बाद देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब बंगाल सारे हिंदुस्तान को फिर से एक बार आगे ले जाने वाला बंगाल बन जाएगा। बंगाल में पोर्ट से लेकर के एक्सपोर्ट तक, टी से लेकर टूरिज्म तक, माछ की बात हो या भात की बात, पश्चिम बंगाल की माटी और समंदर में सब कुछ है जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। बस यही नीति साफ नियत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां बनने वाली भाजपा सरकार, एनडीए सरकार इसी सोच से आगे बढ़ेगी। भाइयों और बहनों, कोलकाता तो सिटी ऑफ जॉय है। कोलकाता के पास समृद्ध अतीत की विरासत भी है और भविष्य की संभावनाएं भी है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोलकाता के कल्चर को सुरक्षित रखते हुए इसे सिटी ऑफ फ्यूचर न बनाया जा सके। कुछ दिन पहले ही देश के टॉप शहरों की लिस्ट निकली है। ये हर बंगाल वासी की अपेक्षा है कि कोलकाता भी इस लिस्ट में टॉप के शहरों में हो। इसके लिए चाहे कनेक्टिविटी सुधारना हो, नए नए उद्योगों की स्थापना हो, टेक्नोलॉजी का विस्तार करना हो, स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल बनाना हो, हम पूरे कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आपने देखा होगा कोलकाता मेट्रो का विस्तार अब और तेजी से किया जा रहा है। केंद्र की हमारी सरकार ने कोलकाता की धरोहरों को सजाने संवारने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। जब कोलकाता में विकास का डबल इंजन लग जाएगा तो वो रोड़े, वो अड़चने भी खत्म हो जाएगी जो भी कदम कदम पर हमें अनुभव होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कमीशनबाजी की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट से जुड़े हुए कई काम देखिए कब तक रुके हुए हैं। ऐसे रुके हुए हर काम को भाजपा सरकार में तेज गति दी जाएगी। यहां के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भाजपा सरकार में नई ऊर्जा मिलेगी। शहर में नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। अधूरे फ्लाईओवर्स को समय सीमा में पूरा किया जाएगा। भाजपा सरकार बनने के बाद कोलकाता में झुग्गियों में रहने वाले को भी पक्के घर मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। रेहड़ी और ठेला लगाने वाले हमारे भाई बहनों को भी भाजपा सरकार में स्वनिधि योजना का लाभ तेज गति से दिलाया जाएगा। साथियों, कोलकाता के साथ ही बंगाल के दूसरे शहरों में भी आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा देने की भरपूर क्षमता है। भाजपा सरकार में इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि वहां पढ़ाई, कमाई और
बुजुर्गों के लिए दवाई के नए साधन विकसित किए जा सके। पश्चिम बंगाल में फूड प्रोसेसिंग और पोर्ट लेड डेवलपमेंट की भरपूर संभावनाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन उद्योगों में निवेश को यहां प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे किसानों से लेकर मछुआरों तक हर किसी को लाभ मिलेगा। बहनों और भाइयों, पश्चिम बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए गांव और शहरों के स्थानीय शासन यानी ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के शासन में पूरी पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से तहस नहस किया गया है वो आप भली भांति जानते हैं। इस व्यवस्था को बंगाल में भाजपा फिर से मजबूत करेगी। सरकारी सिस्टम पर, पुलिस पर, प्रशासन पर जनता का विश्वास जागे। हम वो परिवर्तन लेके रहेंगे, ये हम लाएंगे। भाजपा सरकार में एग्जाम से लेकर के ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट तक एक पारदर्शी व्यवस्था फिर से खड़ी होगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को यहां ईमानदारी से लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विस्तार को भी बल दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टेक्नोलॉजी ऐसे विषयों की पढ़ाई बांग्ला भाषा में भी हो, इस पर भी जोर दिया जाएगा। अंग्रेजी नहीं जानता, इसलिए गरीब का बच्चा, गरीब की बेटी अब डॉक्टर बनने के सपने से दूर नहीं रहेगी। गरीब का बच्चा, गरीब की बेटी भी वो डॉक्टर बन पाए, वो इंजीनियर बन पाए। झुग्गी झोपड़ी में पढ़ाई करके निकला हुआ बच्चा भी बंगाल का नाम रोशन करे, ये व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य सिर्फ पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन करना नहीं है, यही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। हम बंगाल की राजनीति को विकास केंद्रित राजनीति की तरफ ले जाना चाहते हैं। 5 साल बर्बाद हो चुके हैं, अब बंगाल को बर्बाद होने का अवसर किसी को नहीं देना चाहिए। और इसलिए हम आशोल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और आशोल परिवर्तन के इस महायज्ञ में बंगाल के लोगों को भी ये भी याद रखना है कि उनके साथ किस तरह का छल बार बार लगातार कैसा छल किया गया है, इसे भूलना नहीं। साथियों, आजादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गई। इस राजनीति को वामपंथियों ने बढ़ाया और आगे लिया, और वामपंथियों ने तो नारा दिया। आपको याद होगा, बंगाल के लोगों को याद होगा, वामपंथी क्या कहते थे? कांग्रेसेर कालो हाथ, कांग्रेसेर कालो हाथ
भंगे दाओ गुड़िए दाओ। ऐसे ही नारों के दम पर वामपंथी सत्ता में आए, लगभग 3 दशक तक सत्ता संभाली। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आज उस काले हाथ का क्या हुआ रे? ये काला हाथ कैसे गोरा हो गया रे? जिस हाथ को वामपंथी तब काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया? जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं। साथियों, वामपंथियों के विरुद्ध ममता दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया था। पश्चिम बंगाल से मां, माटी, मानुष के लिए काम करने का वादा किया था। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल से यहां की टीएमसी सरकार ने क्या सामान्य बंगाली परिवार के जीवन में वो परिवर्तन आया जिसकी बंगाल की जनता आशा करती थी? आया वो परिवर्तन? वो वादा पूरा किया? जो आपको कहा गया था वो किया गया? क्या किसान के, श्रमिक के, कर्मचारी के जीवन में वो परिवर्तन आया जो वो चाहते थे? आया क्या? क्या गरीब के जीवन में कोई परिवर्तन आया है क्या? गरीब और गरीब हो, ऐसा काम उन्होंने किया है कि नहीं किया है? क्या पश्चिम बंगाल के स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? क्या बंगाल के युवाओं के रोजगार की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? क्या बंगाल के औद्योगिकरण में वो परिवर्तन आया जितना उसका सामर्थ्य है? क्या दशकों से चली आ रही खून खराबे की राजनीति में परिवर्तन आया क्या? साथियों, आज बंगाल में मां, माटी, मानुष की क्या स्थिति है, ये आप भली भांति जानते हैं। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। साथियों, माटी की तो बात करने वालों ने बंगाल का कण कण, बंगाल का तिनका बिचौलियों, कालाबाजारी करने वालों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया। आज बंगाल का मानुष परेशान है। वो अपनी आंखों के सामने अपनों का खून बहता देखता है। वो अपनों को अपनी आंखों के सामने लूटते हुए देखता है। वो अपनों को
इलाज के अभाव में दम तोड़ते देखता है, वो अवसरों के अभाव में अपनों को पलायन करते देख रहा है। और पूरा बंगाल अब एक स्वर में कह रहा है, एक स्वर में कह रहा है, आर नॉय ये टीएमसी सरकार के कम होते दिनों की उद्घोष है। ये उद्घोष पूरे देश को सुनाना जरूरी है। भाई और बहनों, आप मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, मैं जो कहूंगा वो बोलेंगे, सबके सब लोग बोलेंगे, पूरा हिंदुस्तान सुने इस प्रकार से बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलूंगा, उन शब्दों से टीएमसी सरकार की सच्चाई सामने आती है। मैं जो शब्द बोलूंगा उसके बाद आपको 2 बार बोलना है, पूरी ताकत से बोलना है। आपको बोलना होगा आर नॉय। मैं जब बोलूंगा उसके बाद बोलना है, और इसके अंदर आपका गुस्सा, आपका आक्रोश, आपके दिल की आवाज निकलनी चाहिए, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। आपको आर नॉय बोलना है, ठीक है? भ्रष्टाचार, 2 बार बोलना है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। दीदी, सुन लिया दीदी? ये बंगाली की आवाज है, ये बंगाल की आवाज है दीदी। आज पश्चिम बंगाल के नौजवान, यहां के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। बहनों और भाइयों, मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद, अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है।
अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। साथियों, ये संयोग ही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले मैं बंगाल की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने आया। ये वो धरती जिसने मां शारदा देवी, मातंगिनी हाजरा, रानी रासमोनी, प्रीति लता वादेदार, सरदार देवी चौधरानी, कामिनी राय जैसी अनेक होनहार बेटियां भारत को दी। ये मेरा सौभाग्य है कि बीते 6 साल में केंद्र सरकार की हर योजना के केंद्र में हमारी बेटियां रही है, हमारी बहनें रही हैं, हमारी माताएं रही हैं। आज गरीब को अपना पक्का घर भी मालकिन के नाम से ही मिल रहा है। घर घर शौचालय बने, इज्जत घर बने, तो बहन बेटियों को ही सम्मान मिला, उनको तकलीफ से मुक्ति मिली। बंगाल में 4 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, इसमें आधे से ज्यादा खाते महिलाओं के ही हैं। हमने जब मुद्रा लोन देकर नए अवसर दिए तो इसका भी लाभ लेने वाली 75% महिलाएं ही हैं। हमने देश की गरीब बहनों को गैस कनेक्शन दिया तो कोरोना महामारी के दौरान उनके वो बहुत काम आया। पश्चिम बंगाल की लाखों बहनों को कोरोना काल में मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। साथियों, बहनों को सबसे बड़ी दिक्कत अगर आती है तो वो पानी की है, जल की है। इसलिए 1.5 साल पहले केंद्र सरकार ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया। मैंने कुछ दिन पहले हुगली में इसका जिक्र किया तो टीएमसी के नेताओं ने कहा कि बंगाल में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं गलत विषय उठा रहा हूं। टीएमसी की यही भावना दिखाती है कि उसे बंगाल के गरीबों, बंगाल की महिलाओं, बंगाल के बच्चों की कोई परवाह नहीं है, नहीं उनका कोई लेना देना है। बंगाल में जल जीवन मिशन इसलिए जरूरी है कि यहां आज भी
आजादी के 75 साल के बाद एक महिला यहां राज कर रही है, तब आज भी 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी नहीं आता है। बंगाल में जल जीवन मिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अनेकों जिलों में आर्सेनिक युक्त पानी बच्चों का जीवन तबाह कर रहा है, सभी को बीमार कर रहा है। क्या गरीब की चिंता करना, गरीब की सेवा करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या गरीब पर हम भी राजनीति करेंगे? लेकिन अफसोस है साथियों कि देश में टीएमसी सरकार गरीबों पर झूठ बोल के राजनीति करने पर तुली हुई है। हर घर जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जो पैसे भेज रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज तक यहां की सरकार खर्च ही नहीं कर पाई है। और आज इस ब्रिगेड ग्राउंड से पूरे बंगाल के लोगों से पूछता हूं, क्या टीएमसी सरकार बंगाल के गरीबों, यहां की महिलाओं, यहां के बच्चों की गुनहगार है कि नहीं है? गुनहगार है कि नहीं है? गुनहगार है कि नहीं है? इस चुनाव में उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चोरों से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, एक और योजना है, ऐसी कितनी ही योजनाओं का पैसा यहां की राज्य सरकार तिजोरी में रख करके बैठ गई है। दीदी जैसे ठान कर चल रही है कि न काम करेंगे न करने देंगे। आप मुझे बताइए, ऐसी सरकार को हटाएंगे? ऐसी सरकार को हटाएंगे? ऐसी सरकार को हटाएंगे? साथियों, बीजेपी सिर्फ घोषणाओं पर नहीं, घोषणाओं को तेजी से अमल करने पर विश्वास करती है। जो कहा हम उसको समय सीमा के भीतर करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो हमारे विरोधी भी कहते हैं कि मैं दोस्तों के लिए काम करता हूं। हमें कहा जाता है कि मोदी अपने दोस्तों के लिए काम करता है। हम सब जानते हैं, बचपन में हम जहां पले बड़े होते हैं, जिनके बीच में खेले होते हैं, जिनके साथ पढ़े होते हैं, वो हमारे पक्के दोस्त होते हैं, जीवन भर के पक्के दोस्त होते हैं। मैं भी गरीबी में पला बड़ा और इसलिए उनका दुख दर्द क्या है, चाहे वह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों न हो, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मैं उसे भली भांति अनुभव कर सकता हूं। मुझे इसके लिए किताब नहीं पढ़नी पड़ती है, न कोई वीडियो देखना पड़ता है, न कोई तस्वीर देखनी पड़ती है, क्योंकि मैं इसे अनुभव करता हूं। और इसलिए मैं दोस्तों के लिए काम करता हूं और मैं दोस्तों के लिए ही काम करूंगा। भाइयों बहनों, मैं बंगाल के अपने दोस्तों के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने दोस्तों को बंगाल में लगभग 90 लाख गैस कनेक्शन दिए हैं। मैंने अंधेरे में जी रहे अपने बंगाल के 7 लाख से अधिक दोस्तों को
मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है। मैंने अपने दोस्तों के लिए बंगाल में 60 लाख से ज्यादा शौचालय इज्जत घर बनवाए हैं। मैंने अपने दोस्तों के लिए बंगाल में 32 लाख से अधिक पक्के घर स्वीकृत किए हैं। दलित हो, पिछड़े हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, सभी दोस्तों को इन योजनाओं का लाभ मिला है। और साथियों, बंगाल के चाय वाले, यहाँ के टी गार्डन में काम करने वाले, ये हमारे भाई बहन तो मेरे विशेष दोस्त हैं, क्योंकि मेरा चाय से जरा अलग ही नाता है। मेरे ऐसे कामों से उनकी भी अनेक परेशानियां कम हो रही हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से मेरे इन चाय वाले दोस्तों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी लाभ मिलना तय हुआ है। किसी बीमारी की स्थिति में काम रुकने पर या फिर गर्भावस्था के दौरान महिला कर्मचारियों को दिक्कत न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। इस साल के बजट में मेरे इन चाय वाले दोस्तों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना का ऐलान भी किया है, क्योंकि यही मेरे दोस्त हैं। साथियों, कोरोना ने पूरी दुनिया में सबको परेशान किया, लेकिन मेरे ये गरीब ही दोस्त थे जो ज्यादा परेशान हुए। जब कोरोना आया तो मैंने अपने हर दोस्त को मुफ्त में राशन दिया, मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया, करोड़ों रुपए बैंक खाते में जमा करवाए। दुनिया में कोरोना वैक्सीन इतनी महंगी है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के लिए सरकारी अस्पताल में मुफ्त में टीका लगाने का प्रबंध कर दिया। बहनों और भाइयों, कौन है मेरे दोस्त? आप ही मेरे दोस्त हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ये मेरे दोस्त हैं। सपने लेकर के पुरुषार्थ करने वाला हर नौजवान मेरा दोस्त है। गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा भी मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त जब दोस्ती का कर्ज निभाते हैं तो इन लोगों को जरा दिक्कत होने लगती है। उनको परेशानी हो रही है कि ये तो हमारे कब्जे में थे, ये कौन नया दोस्त आ गया। जब मोदी अपने इन करोड़ों दोस्तों की सेवा करता है तो गुस्से में ये इसमें भी रोड़े अटकाने का काम करता है। आज मैं इन लोगों को कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लीजिए। मैं पश्चिम बंगाल के अपने इन दोस्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता हूं। बंगाल सरकार रोक रही है, लेकिन मैं बंगाल के लाखों किसान दोस्तों के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए सीधे जमा करना चाहता हूं। बंगाल सरकार रोक रही है, लेकिन मैं बंगाल के करोड़ों गरीब दोस्तों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे देश में कहीं पर भी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देना चाहता हूं। अब मेरे आप सभी दोस्त बताइए, दोस्ती चलेगी या तोलाबाजी? दोस्ती चलेगी? चलेगी? बहनों और भाइयों, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे।
वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। आपने लोगों की मेहनत की कमाई से लोगों की जिंदगियों से खेला। आपने चाय बागानों को ताला लगा दिया, राज्य को कर्ज में डुबो दिया। आपने युवाओं से उनके हक की नौकरी, उनका वेतन तक छीन लिया। यहां भर्ती परीक्षाओं में किस तरह का खेल होता है? छोटी छोटी लिस्ट रिलीज होती है, लिस्ट रिलीज करने से पहले किसी के घर में फाइल जाती है, किसी के घर में मंजूरी ली जाती है। कौन से खास लोगों का चयन होता है, ये क्या आपसे छिपा हुआ है क्या? सारा बंगाल जानता है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म, विकास शुरू। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा बंगाल के हर मतदाता से आग्रह है, मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है, भय पाबेन ना, भय पाबेन ना, निर्भय बीजेपी के ভোট করুন, কুশাসনের বিরুদ্ধে ভোট করুন, বাংলাকে ভয় মুক্ত করুন। বাংলা উন্নতি চায়, উন্নতির জন্য ভোট করুন। বাংলার জয়, ভারতের জয়। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। यानी जब कोई असफलता में, डर में, खीज में गुस्सा करता है तो उस गुस्से से उसका मोह, विचलन और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसे कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन में इंसान लगातार गलती करता जाता है, बुरा करता जाता है, बुरा सोचने लग जाता है और अपना ही सब कुछ गंवा देता है। इस गुस्से में मुझे भी क्या क्या कहा जा रहा है, आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य,
तो कभी गुंडा। दीदी इतना गुस्सा क्यों? दीदी इतना गुस्सा क्यों? राग केनो दीदी? कोथाए कोथाए घाल दो। ये तो राग केनो दीदी? अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया है। आपने बंगाल को विकास के बजाय बंटवारे की तरफ धकेला, इसलिए यहां कमल खिल रहा है। आपने बंगाल में क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव किया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र को बढ़ावा दिया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने गरीब को उसके हक से वंचित रखा, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। साथियों, दीदी को मैं बरसों से जानता हूं। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है, जो बंगाल की परंपरा के विरुद्ध है। बंकिम बाबू, गुरुदेव टैगोर, स्वामी विवेकानंद, नेताजी जैसे महान सपूत जिन्होंने पूरे भारत को दिशा दिखाई, उन्हें टीएमसी की बाहरी सोचने कितना दुख होता होगा। भाजपा के लोगों को बाहरी बोलने वालों से पूछिए और जरा हिम्मत के साथ पूछिए, जरा पूछो तो जिस कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हो, उस कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, स्थापना किसने की थी? क्या कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला बाहरी था का भीतरी था? जिस लेप ने, जिस वाम मार्गियों ने इतने वर्षे तक बंगाल पर राज किया, जिनकी विचारधारा मार्क्स लेनिन माओ पर आधारित है, वो बाहरी है या भीतरी? टीएमसी जो बंगाल की सत्ता में है, ये भी तो उनका मूल गोत्र भी कांग्रेस है। वो कांग्रेस से ही स्वार्थ के कारण निकले हुए लोग हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के मूल में ही बंगाली चिंतन है। भाजपा वो पार्टी है जिसकी स्थापना की प्रेरणा बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। भाजपा वो पार्टी है जिसके विचारों में बंगाल की महक है। भाजपा वो पार्टी है जिसके संस्कारों में बंगालों की सुवास है, बंगाल की परंपरा की सुवास है। भाजपा वो पार्टी है जिसके डीएनए में बंगाल का सूत्र है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का अधिकार है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का कर्ज है। भाजपा ये कर्ज कभी चुका नहीं सकती, लेकिन बंगाल की माटी का तिलक लगाकर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती है। साथियों, देश के सबसे बड़े राज्य से लेकर देश के सबसे छोटे राज्य तक मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज जनता की हम लोग सेवा कर रहे हैं। कमल के फूल में बंगाल की मिट्टी की खुशबू है, इसलिए ही कहा जा रहा है लोकसभा में टीएमसी हाफ, लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साथ। इस बार पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा और मैं आदरपूर्वक स्मरण करते हुए कहना चाहता हूं, आपके तप, आपके त्याग,
और आपका बलिदान हिंदुस्तान के कोटि कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारजन उनको प्रेरणा देता है। आपने बंगाल की जो लड़ाई लड़ी है, जो त्याग किया है, जो पुरुषार्थ किया है, मैं आज आपके उस तप को, आपके उस त्याग को, उसके तपस्या को आज मैं फिर बार आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल के साथ जो हुआ वो कोई भूल नहीं सकता। भाजपा के हर कार्यकर्ता के परिवार को, पश्चिम बंगाल में अन्याय का शिकार हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपके हर प्रयास में मैं आपके साथ हूं। आप पूरे जोश और जुनून के साथ एक एक मतदाता तक पहुंचिए। बंगाल में डर और भय के पुराने दिन अब 2 मई से आगे नहीं चलने वाले हैं। मैं बंगाल के सरकारी कर्मचारियों से भी आग्रह करूंगा, बिना किसी राजनीतिक दल के दबाव में आए काम करिए। देश का संविधान, देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल के हर वोटर से कहूंगा, लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। ये ब्रिगेड मैदान आज फिर से बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करने जा रहा है और आप सभी उस क्षण के साक्षी बनेंगे। अब मैं आपसे फिर से एक बार कुछ बातें बुलवाना चाहता हूं। बोलेंगे? बोलेंगे? ये सारे शब्द बंगाल की इच्छा है। एक एक शब्द बंगाल का संकल्प है। ये आपका भी संकल्प है, ये मेरा भी संकल्प है। मैं जो शब्द बोलूंगा उसके बाद आपको एक सुर में बोलना है। ए बार, क्या बोलना है? ए बार बोलेंगे? ए बार बोलेंगे? पक्का बोलेंगे? আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন। চাকরি, চাকরি, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास, विकास, सुशासन, सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी, 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 बीजेपी। हम सभी का संकल्प जरूर पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का एक बार फिर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। धन्यवाद। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ তার মার্গদর্শনের জন্য। জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। মোদি 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 মোদি। নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, জয় শ্রী রাম। भारत माता की
আপনারা সকলে মিলে আমরা হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ জানাবো। উনি কর্মব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দিলেন। আপনারা যারা প্রত্যেকে দূর থেকে এসেছেন প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ এই তীব্র রোদের মধ্যে এখানে আসার জন্য। तो ये तस्वीर आप सीधी देख रहे थे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से। आज के सभा से 3 बहुत अहम बातें निकलकर सामने आई हैं जो आने वाले जो कैंपेनिंग शुरू होगी उसमें बहुत सारी चीजें तय करने जा रही हैं। पहली चीज ये है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड बंगाल का वो एक ऐसा इलाका है जहां पर जो लोग आते हैं, वहां की जो भीड़ आती है वो तय कर देती है कि चुनाव का रुख किस तरफ है। और यहां पर जो आज भीड़ जुटी है वो बहुत कुछ ये बताती है। इसको देखकर ममता बनर्जी खास तौर पे बहुत ही विचलित रहेंगी। दूसरी बात है कि मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा गेम प्लान कह सकते हैं, गेम चेंजर होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि मिथुन की जिस तरह की फैन फॉलोइंग है। और तीसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से सीधे संदेश दिया है कि इस बार यहां पर बीजेपी आने वाली है, और इसको लेकर अब देखना होगा कि ममता बनर्जी किस तरह से टैकल करती हैं बीजेपी के गेम प्लान को। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।